पाकिस्तानी सियासतदान अगर हुकूमत में आ जाएं तो वो कितना अरसा अपनी इज्जत और साख बचा सकते हैं। अमूमन हुक्मरानों का हनीमून पीरियड 3 माह होता है। कोई भी नया हुक्मरान आता है तो लोग पहले 3 माह खामोश रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सरगोशियां और सवालात शुरू हो जाते हैं। आखिरकार अवाम उन हुक्मरानों से 3 साल बाद उठता जाती है और हुकूमत का चल चलाव शुरू हो जाता है। लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि हुकूमत कब जा रही है। अगर आप इस सिलसिले को 1985 के बाद देखें तो आपको यही पैटर्न नज़र आएगा। कोई एक वज़ीर-ए-आज़म भी 5 साल पूरे न कर सका। अब ये इल्ज़ाम आप इदारों पर डाल सकते हैं कि वो इन सियासतदानों को नहीं चलने देते और उन्हें घर भेज दिया जाता है। उनकी जगह दोबारा उसी पुराने वज़ीर-ए-आज़म को लाकर बिठाया दिया जाता है, जिसे 3 साल पहले घर भेजा था। यूँ ये साइकिल आज तक चल रहा है। इमरान खान के बारे में था कि वो न सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि उनकी पार्टी रहनुमा कहते थे कि वो 2028 तक है। खैर, कभी-कभार पीटीआई की हालत देखकर लगता है कि उन्हें तकब्बुर, गुरूर और भड़कें ले डूबीं, जब उन्होंने दावे से कहना शुरू कर दिया कि अगले 10 साल भी खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, तो अपना गड्ढा खुद खोद रहे थे। इक़्तिदार और हुकूमत में तो ज़ुबान बंद और कान खुले रखने पड़ते हैं। खान साहब के बड़े-बड़े हामी भी मानते हैं कि खान साहब ने ज़ुबान खुली और कान बंद रखे। नतीजा सबके सामने है। खैर, बोलने और भड़के मारने का काम तो सब ने किया और भुगता भी। अच्छा हुक्मरान बोलता कम और दूसरों को सुनता ज़्यादा है। खैर, पाकिस्तान के 3 मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म का हाल देखते हैं तो हैरानी होती है। भुट्टो साहब 50-51 बरस की उम्र में फांसी लगकर कब्रिस्तान में दफन हुए। 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस दफ़ा वक्त सज़ा याफ्ता नाअहल और इश्तिहारी का टाइटल माथे पर सजाए लंदन में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि साबिक इमरान खान 3 साल के लिए अटक जेल में हैं। इस पूरे मामले में कसूर किसका है? भुट्टो साहब का, नवाज शरीफ का या इनका जिन्होंने उन 3 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस हाल तक पहुंचाया? यकीनन जो लोग सियासत और सियासतदानों से हमदर्दी रखते हैं, वो यही कहते हैं कि सियासत और सियासतदानों को इस मुल्क में कब मौका मिला है या मौका दिया गया है कि वो काम कर सकें। हर दफ़ा वो लोग जिन्हें भुट्टो या नवाज शरीफ या इमरान खान ने बड़े ओहदे दिए, उन्होंने ही उन्हें तख्त से उतार दिया। ये बात यकीनन दुरुस्त होगी कि लेकिन भुट्टो ने अगर जनरल ज़िया को फुरसत में से छठे-सातवें नंबर से उठाकर आर्मी चीफ बनाया तो उनके जहन में क्या था? मेरा ख़याल है वाहिद मेरिट ज़ाती वफ़ादारी थी। नवाज शरीफ ने भी जनरल अली कुली खान को नज़रअंदाज करके परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया तो भी वजह प्रोफेशनलिज्म या सीनियरिटी नहीं थी, बल्कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की यकीन दहानी थी कि उर्दू स्पीकिंग जनरल ज़्यादा पॉपुलर नहीं, वफ़ादार रहेगा। इससे वो ओहदा मिल रहा है जिसका वो सोच भी नहीं सकता। इस तरह जब इमरान खान जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी देकर जनरल फैज़ को बाकी सीनियर अफसरान पर तरजीह देकर 1.5 साल पहले ही उन्हें आर्मी चीफ बनाए फिरते थे, तो आपका ख्याल है इसकी वजूहत प्रोफेशनल थी या खान साहब के जहन में भी यही था कि वो जर्नैलों के ज़रिए 2028 तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे? अहम तैनाती करते वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म का ध्यान इस बात पर था कि वो ज़ाती वफ़ादार रहेंगे, तो फिर इंसानी तारीख़ में वफ़ादारियाँ तो तब्दील भी होती रहती हैं। हो सकता है जिन वजूहात की बुनियाद पर कोई बंदा आपका वफ़ादार बना हो, कुछ अरसे बाद उसे आप में वो खूबियाँ नज़र आना बंद हो जाएं और वो ख़ुद को बदल दे। इंसान बदलते हैं, इंसान उनकी सोच बदलती है, उनकी वफ़ादारियाँ बदलती हैं। इमरान खान भी भुट्टो और नवाज शरीफ के अंजाम से नहीं सीखे कि वो भी उन दोनों की तरह अपना वफ़ादार आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, बल्कि तैयार किया थे। वो इस हद को अबूर कर गए और जेल जा बैठे। मैं हमेशा दोस्तों की महफिल में कहता था कि इमरान खान खुशकिस्मत थे कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं लगा सके, वरना उन्होंने वही करना था जो जनरल ज़िया और परवेज़ मुशर्रफ ने भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ किया। लेकिन शायद हर वज़ीर आज़म समझता है कि पिछले बेवकूफ़ थे, वो ज़्यादा समझदार है, वो जनरलों को ज़्यादा बेहतर समझता है। पिछले वज़ीर आज़म अपने आर्मी चीफ को ना समझ सके, लेकिन वो समझ गया है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे इन सियासी हुक्मरानों ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा हमदर्दी क्यों नहीं रहती। इसका सीधा जवाब है कि ये सियासतदान से ज़्यादा दुकानदार वाली सोच रखते हैं। जो कारोबार में सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, उसे गाहक से गर्ज़ नहीं कि वो किस मजाज का है, हुलिया क्या है या क्या करता है। ये बात हमने सियासी वज़ीर-ए-आज़म में देखी है।
بھٹو کو ضیاء-ال-حق میں ایک کمزور اور خوشامد کرنے والا آدمی نظر آتا تھا جو ان کے اشاروں پر چلے گا۔ ایک دن وہی بھٹو اتنا کمزور ہو گیا کہ 1977 کے الیکشن کے بعد چلنے والی احتجاجی تحریک کے پی این اے لیڈروں کے ساتھ مذاکرات میں اپنے ساتھی اسی جنرل ضیاء لے گیا تو نواب زادہ نصر اللہ خان نے کہا کہ وہ سیاسی ملاقاتوں میں فوجی افسران کو مت لائیں۔ جنرل ضیاء کو باہر بھجوا دیا گیا۔ جنرل ضیاء کو اب پتہ تھا کہ بھٹو فارغ ہو چکا ہے جسے اپنی سیاسی مخالفین سے نپٹنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ بھٹو کو فارغ کر دیا گیا۔ بھٹو نے فوج اور سیاسی مخالفین میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، اس نے فوج کا کیا۔ نواز شریف نے بھی یہی کچھ کیا اور ہر دفعہ خود جیل جا بیٹھے اور جمہوریت ہائی جیک ہو گئی۔ 12 اکتوبر کے روز جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا۔ وجہ ان کا بٹ ہونا تھا، مگر وہی پرویز مشرف جنہیں کمزور سمجھ کر لایا گیا تھا، انہوں نے انہیں 10 سال کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، نواز شریف نے سبق سیکھا؟ اس سوال کا جواب جنرل رائل اور جنرل باجوہ کی تقریر سے دیکھ لیں کہ ان کو لگانے کا کرائیٹیریا کیا تھا اور کون کون لوگ ان کے ضامن تھے کہ وہ نواز شریف والا کام نہیں کریں گے۔ لیکن جنرل رائل نے توسیع نہ ملنے پر ڈان لیکس کو استعمال کیا تو جنرل باجوہ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے نواز شریف کو جیل میں ڈلوایا اور وزیر اعظم کو نااہل کرایا۔ عمران خان کو لانے کی وجہ جنرل باجوہ کا خواب تھا کہ اپنے استاد جنرل کیانی کی طرح توسیع لینی ہے۔ خان نے توسیع دی تاکہ وہ 2028 تک وزیر اعظم رہیں۔ وجہ وہی انسیکیورٹی تھی جو بھٹو اور نواز شریف میں تھی کہ جرنیلوں کو ساتھ ملا کر تا حیات وزیر اعظم رہنا ہے۔ خیر ماننا پڑے گا کہ عمران خان بھٹو اور نواز شریف سے زیادہ سمجھدار نکلے۔ وہ تو جنرل باجوہ کو 3 سال توسیع دینے کے بعد اپنے اگلے آرمی چیف کا انتخاب بھی وفادار فیض حمید کی صورت میں کر چکے تھے، جس نے فوج کے اندر بے چینی پیدا کی اور ان کا انجام اب تک جیل میں سب کے سامنے ہے۔